साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव आने वाले हैं और इस समय चुनावी गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। अलग अलग नेता अपने अलग अलग बयान दे रहे हैं और हम जनता के बीच में बस एक ही प्रश्न है कि इस बार महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव कौन जीतेगा। इन सबको लेकर के समय समय पर सर्वे होते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में सर्वे हुआ है। सर्वे के अनुसार दोनों ही जगह, महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, वहां पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जी, मैं आपको सर्वे के बारे में अगर बता दूं तो इस ओपिनियन पोल में, इस सर्वे में यह बताया गया या ये चीज फाइंड करी गई कि इस समय जो स्थिति है महाराष्ट्र में, उसके अनुसार जो एनडीए है, जिसमें भी एकनाथ शिंदे सीएम हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, उसमें 145 से लेकर के 165 सीट जीत सकती है महाराष्ट्र में। एनडीए की पूरी जो टीम है वो टोटल 288 सीट्स हैं। और इसके अनुसार, इस ओपिनियन पोल के अनुसार, जो कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो मिलकर के 106 से 126 सीट ही जीत सकते हैं। यानी कि इनका जो ग्राफ है धीरे धीरे गिर रहा है। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करी जाए तो इनके अनुसार जो महायुति है, यानी एनडीए की जो महायुति, मतलब जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की और अजित पवार की जो टीम है उसे महायुति बोला जा रहा है महाराष्ट्र में। तो एनडीए कह लो या महायुति कह लो, ये 47% वोट शेयर लेकर के आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इनका वोट शेयर 43% था, 43 था, अब 47 ओपिनियन पोल बता रहा है। और जो सामने वाला गुट है कांग्रेस वाला, उसका लोकसभा में जो परसेंटेज था वो 45% था, जो अब केवल 41% रह गया है ओपिनियन पोल के अनुसार। अर्थात जो लोकसभा में एक तुक्का चल गया था राहुल गांधी के झूठ का, या कुछ और छोटे छोटे फैक्टर्स थे, अजित पवार का आना, राहुल गांधी का झूठ, ये सारी चीज़ें मिलकर के कुछ जो नुकसान करके गई थी एनडीए को, वो जनता को रियलाइज़ हो गया और जनता समझ गई कि यार हमसे गड़बड़ हो गई। अब जनता से क्या क्या गड़बड़ हुई, एक तो 400 का पार का जो नारा था, अब की बार 400 पार, तो जनता को लगा कि 400 पार तो हो ही रहा है, क्या करेंगे यार, वोट दे के जीत जाएगा मोदी अपने आप, तो कई लोग वोट डालने नहीं आए। दूसरा, अजीत पवार, जिन पर बीजेपी समय समय पर एलिगेशंस लगाती रही, एलिगेशंस थे भी, उन पर केसेस चल रहे थे करप्शन के, ऐसे अजीत पवार जिनका हमेशा विरोध करती रही बीजेपी, उन्हीं अजीत पवार को आपने टीम में शामिल कर लिया। जनता में गुस्सा था। और तीसरा, जो रिजर्वेशन का मुद्दा था, कॉन्स्टिट्यूशन का झूठा मुद्दा चलाया था राहुल गांधी ने कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, जो एक झूठ था, फ्लूक था, वो हल्का सा कहीं कहीं काम कर गया। जनता को बाद में रियलाइज हो गया कि यार ये तो बेवकूफ़ बना रहे थे राहुल गांधी और ये जितने भी इनकी कांग्रेस वगैरह है। फिर जनता को लगा कि नहीं, अब हमें सामने आना चाहिए। इसीलिए हरियाणा चुनाव में हमने देखा कि सब जनता ने मिलकर के वोट डाला अपनी गलती को रियलाइज करते हुए, और फलस्वरूप हरियाणा में बीजेपी ने उतनी बड़ी जीत हासिल करी जितनी कभी नहीं करी थी। और वहीं पर नारा निकला, बटेंगे तो कटेंगे, जो नारा इस समय महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन इस नारे से एक व्यक्ति को बड़ी परेशानी है और वो है हमारे अजीत पवार। ये पहले शरद पवार की ही पार्टी में थे, एनसीपी में थे, फिर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़ करके बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया, एनडीए के साथ हाथ मिला लिया और कुछ विधायक ला करके इनके साथ सत्ता बना ली। कई लोगों का कहना है कि इन जैसे करप्शन के मामले में घिरे हुए व्यक्ति के साथ बीजेपी ने हाथ क्यों मिलाया, तो उसके दो कारण समझ में आते हैं। पहला तो ये कि जो अजीत पवार हैं, इनका जो वोट बैंक है या इनका जो कार्यकर्ता के साथ जो पकड़ है, ये जाहिर सी बात है शरद पवार को कमजोर करेगी। भाई, शरद पवार की अच्छी खासी पकड़ थी कार्यकर्ताओं में, मराठा वोट बैंक में सब कुछ था। अब उनका एक हिसाब तोड़ लोगे तो कुछ तो शरद पवार पे डेंट पड़ेगा। तो शरद पवार को कमजोर करना एक उद्देश्य था, इनको मजबूत करना उद्देश्य नहीं था, शरद पवार को कमजोर करना उद्देश्य था, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े खिलाड़ी हैं शरद पवार। और दूसरा उद्देश्य ये था कि जब एकनाथ शिंदे के साथ मिलाकर के बीजेपी ने सरकार बनानी चाहिए, तो एकनाथ शिंदे के कुछ विधायकों पर केस चल रहा था, या कहें कि मामला इलेक्शन कमीशन के अधीन था, जिसमें इलेक्शन कमीशन ये तय करने वाला था, और बाद में अदालत में भी गया था, अदालत ये तय करने वाली थी कि कौन सा विधायक अपनी सदस्यता खोएगा, कौन सा नहीं खोएगा। क्योंकि जब भी कोई विधायक दल एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाता है या अलग से कोई पार्टी बनाता है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में आया था, 2003 में इसमें बदलाव किया गया। उसके अनुसार ये देखा जाता है कि ये उसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है या नहीं। 1985 में जब एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, दल बदल कानून आया था, उस समय किसी पार्टी के अगर 1/3 विधायक टूट करके दूसरी पार्टी में चले जाएं या अपनी नई पार्टी बना लें तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। अगर 1/3 से कम जा रहे हैं तो उनकी सदस्यता चली जाती थी। फिर 2003 में से 2/3 कर दिया गया कि अगर किसी के मान लो
100 विधायक हैं टोटल, 100 में से अगर 66 टूट करके चले जाते हैं किसी दूसरी जगह पे, 66 या 67, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उससे कम जाते हैं तो सबकी सदस्यता चली जाएगी। तो इस बात को लेकर के कन्फ्यूजन हो गया था, जो केस चला गया था कोर्ट में। तो एकनाथ शिंदे का बीजेपी को यह डर लग रहा था कि कल को ये ना हो जाए कि इनकी जो विधायक हैं उनकी सदस्यता चली जाए तो बीजेपी की सरकार फिर से ना बन पाए, तो वो रिस्क ना ले, इसलिए इनके साथ हाथ मिलाया था। ये दूसरी बड़ी वजह थी। और तीसरी ये भी कह सकते हैं, या बीजेपी अभी तक शायद समझती आ रही थी, कि मराठा फेस बीजेपी के पास अभी तक नहीं था। मराठाओं का जो कोर वोट है वो बीजेपी को नहीं मिल रहा था, तो एकनाथ शिंदे के रूप में एक मराठा फेस बीजेपी को मिल गया था। लेकिन एकनाथ शिंदे अगर अकेले मराठा रहते तो हावी होकर रहते बीजेपी पे, बीजेपी को दबा के रखते कि हम मराठा फेस हैं, ठीक है, दब के रहो थोड़ा सा। तो बीजेपी ने एक दूसरा मराठा फेस भी लिया अजीत पवार के रूप में, जिससे कि एकनाथ शिंदे और इन दोनों के बीच में बीजेपी अच्छे से बार्गेन कर पाए। लेकिन ये अजीत पवार अपने साथ इतने फायदे लेकर के नहीं आए हैं जितने नुकसान लेकर के आ गए हैं। जैसे इनका कोई खास वोट बैंक है नहीं। अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो इनका खुद का गढ़ जिसे कहते हैं, वहां से इन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया था, उनके लिए कैंपेनिंग करी, सब कुछ किया, बाद में वो हार गई। तो इनका ना तो वोटर्स में कोई पकड़ है, इनका ना ही अपने कार्यकर्ताओं में पकड़ है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था उसमें कार्यकर्ताओं ने शरद पवार की एनसीपी को असली एनसीपी माना, बावजूद इसके कि एनसीपी का चुनाव चिन्ह और एनसीपी का असली नाम इनकी पार्टी को मिला हुआ है, फिर भी वोटर्स और कार्यकर्ता शरद पवार को ही अपना कर्ता धर्ता मान रहे थे। तो इनका ना तो वोटर्स में कोई अच्छा संदेश गया, ना कार्यकर्ताओं में गया, और ना ही बीजेपी के वोटर्स में गया, क्योंकि बीजेपी के वोटर्स का कहना यह था कि तुम कल तक जिसको गाली देते आ रहे थे उसको अपने साथ क्यों मिला लिया। तो एक ये मसला है। और दूसरी बात, आजकल ये अपने को सुर भी बदल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है। इनका कहना यह है कि ये जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा आप महाराष्ट्र में लगा रहे हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ लगा रहे हों या मोदी जी कह रहे हों कि एक हैं तो सेफ हैं, या अमित शाह कह रहे हो कि जितने भी घुसपैठियां आए हैं सबको हम भगा देंगे, ये जितने भी तरह के आप नारे लगा रहे हो ये महाराष्ट्र में नहीं चलेंगे। यानी कि योगी और मोदी के नारों के समर्थन में खड़े होने के बजाय उसका विरोध कर रहे हैं ये खुद अजीत पवार। और ये भी कह रहे हैं कि मैं इन लोगों से, यानी बीजेपी वालों से कई बार कह चुका हूं, ये बटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, ये यूपी और झारखंड में, बिहार में चल जाएगा, यहां नहीं चलेगा। अब आप बताइए, इस तरीके की बात कहेंगे तो जनता को ये नहीं लगेगा कि इनकी पार्टी में ही एकजुटता नहीं है। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा है कि मेरी पार्टी के लोग जहां जहां खड़े हैं, जैसा कि आपको पता है 288 पार्टीज हैं, इनमें से लगभग 53 सीट्स पर इनको खड़ा किया, इनकी पार्टी को खड़ा किया है महायुति ने। और इन 53 सीट्स पर इन्होंने ये कहा है कि किसी भी सीट पर मोदी, योगी और देवेंद्र फडणवीस चुनावी प्रचार करने नहीं आएंगे। अब बताइए ये किस तरीके की इनकी भाषा है। इससे क्या हो रहा है, बीजेपी के लोगों में एक नेगेटिव छवि जा रही है, और इस तरह की टेंडेंसी से ना तो ये खुद की सीट जीत पाएंगे, ना ये दूसरों को सीट जीतने देंगे। बीजेपी को चाहिए था कि इनको सीटें कम दे देती, 20-25 दे देती, किस्सा खत्म हो जाता है इनका, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, तुम हम पे बोझ बने बैठे हो। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका भी मैं रीजन बताता हूँ। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर किसी का अपना एक वोट बैंक होता है। अगर ये भी बटेंगे तो कटेंगे बोलने लग गए तो ये भी उसी रंग में रंग जाएंगे जिसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना रंगी हुई है। कल को मान लो इन्हें बीजेपी से समर्थन छुड़ाना हो, पीछे छुड़ाना हो, तो फिर ये कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि ये एक हिंदू वोट बैंक वाला अपना मास बना लेंगे। अब मेरी बात समझना, इनका जो वोटर बन जाएगा फिर वैसे ही बन जाएगा बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाला, ठीक है। अब कल को ये अलग हुए इनसे तो तो फिर ये मुसलमानों से वोट नहीं मांग सकते, इन्हें हिंदुओं से वोट मांगना पड़ेगा। तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे ऑलरेडी वहां पर हैं हिंदुओं से वोट मांगने के लिए, फिर ये कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए कि कुछ मुसलमान इनको आके वोट दे दें, कुछ दूसरे मराठा इनको आकर के वोट दे दें, अपना वोट बैंक इंटैक्ट रहे, इस चक्कर में इन्होंने ऐसा बोला कि भाई हम चाहते हैं कि इस नारे का यहाँ पर इस्तेमाल ना हो, और हम ये भी चाहते हैं कि मोदी योगी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में आकर के चुनाव प्रचार ना करें। ये नेता लोग डबल गेम खेलते हैं, और मुझे लगता है कि इन्होंने जो ये बात कही है ये मोदी से या अमित शाह से या एनडीए से, देवेंद्र फडणवीस से बातचीत करने के बाद ही बोली होगी कि भाई देखो मैं आपकी टीम में शामिल जरूर हूँ, चुनाव जरूर लड़ रहा हूँ, हर तरह से समर्थन दे रहा हूँ, लेकिन मेरा वोट बैंक कैसे साधना है मुझे उस हिसाब से साधने दीजिए। ये इनका एक मसला है। बट हम थोड़ा कम समझ के लोग हैं, हमें उतना नहीं पता, शायद बीजेपी ज़्यादा जानती होगी, लेकिन हमें जितना लग रहा है कि अजीत पवार को लेकर के बीजेपी सिर्फ अपना नुकसान कर रही है, क्योंकि जो वोट बैंक है, जो मास है बीजेपी का, उसको ये लग रहा है कि ये बोझ है, जैसा कि लग रहा है उद्धव ठाकरे के लिए उनकी महाविकास अघाड़ी के कैंप में। इनको लगता है कि ये बोझ हैं, कांग्रेस को लगता है कि ये बोझ हैं,
इनको लगता है कि ये सीएम के सबसे प्रबल दावेदार हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें जितने भी आपको फोटो दिखाई दे रहे हैं, एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसने महाराष्ट्र में लगातार 5 साल शासन किया हो, सिवाय देवेंद्र फडणवीस को छोड़ करके। चुन करके आए थे, खुद चुनाव लड़े थे, जीत करके आए थे, तब 5 साल राज किया था। और बाकी ऐसे हैं जिनकी इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ती कि चुनाव लड़ लें, पवार को छोड़ करके। पवार भी कई बार महाराष्ट्र के सीएम रहे हैं, लेकिन कभी भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। ये तो अपना चुनाव भी नहीं लड़ पाए थे पिछली बार का, विधान परिषद से जीत करके आए थे या वहां से चुन करके आए थे, और तब सीएम रहे थे 2.5 साल। इस बार भी ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब बताइए, ऐसा सीएम कैंडिडेट जो अपने आप को बेस्ट सीएम कैंडिडेट बता रहा है, वो चुनाव ही नहीं लड़ रहा, क्या संदेश जाएगा जनता के बीच में? आप खुद देखिए, नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपना चुनाव लड़ लें, जाकर के खुद लड़ लें, खुद खड़े हो जाएं, नहीं हो पा रहे। अब ये कहें कि साहब मेरे पिताजी तो खड़े नहीं होते थे, पर वो पॉलिटिक्स में भी नहीं थे, वो बाहर से रह के पॉलिटिक्स को रेगुलेट करते थे, कठपुतलियों की तरह सबको नचाते थे, खुद कठपुतली का हिस्सा नहीं बने थे। आप तो ऑलरेडी कठपुतली का हिस्सा बने हैं, सीएम बन के रह चुके हैं आप। तो इन सभी में अगर कोई सबसे ज्यादा दावेदार है तो वो तो देवेंद्र फडणवीस हैं। और आप इस वीडियो को सेव कर लेना, अगर बीजेपी की सरकार वहां बनी, मतलब महायुति की सरकार बनी, तो इस बार सीएम देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। लिख करके ले लेना, इस वीडियो को सेव कर लेना। आप पहले ही बोल दिया मैंने, ये नहीं बनेंगे। इनको हो सकता है केंद्र में बुला ले सरकार, हो सकता है एकनाथ शिंदे को, जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी बनेंगे देवेंद्र फडणवीस, ये बात इसमें तय है। तो ये मैंने महाराष्ट्र की बात करी। अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में भी बताया जा रहा है कि इस बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी और झारखंड में 50% से भी ज्यादा सीट्स जो है बीजेपी लेकर के चली जाएगी। झारखंड में बीजेपी की जीतने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है बांग्लादेशियों का अवैध घुसपैठ होना। कई तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्यास बंगाल के रास्ते झारखंड में लाके बसा दिए गए हैं। संथाल परगना उसका एक उदाहरण है, मैंने एक वीडियो में बताया भी है वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स पर, और ये भी बताया है कि इसकी वजह से वहाँ के जो आदिवासी हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये वही आदिवासी लोग हैं, देश के वही पिछड़े लोग हैं, वही एसटी लोग हैं जिनको उनके अधिकारों से वंचित करवाया जा रहा है, और मुसलमान को वहाँ पर लाकर बसाया जा रहा है। वहाँ के लोकल लीडर्स उनकी मदद कर रहे हैं, उन बांग्लादेशियों के वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं और अपना वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं। और ये वही आदिवासी लोग हैं जो हर प्रकार से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और राहुल गांधी उधर ये कहते हैं कि मैं तो दलितों के साथ खड़ा हूँ, पिछड़ों के साथ खड़ा हूँ, हर जगह जाति पूछते रहते हैं, लेकिन किस तरह से झारखंड के लोगों के साथ खेल हो रहा है अंदर ही अंदर, ये किसी से छुपा नहीं है। और अभी NCST की रिपोर्ट ने भी ये कहा था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आदिवासियों के लिए जो कमीशन है हमारा, उसने भी कहा था कि ये सब हो रहा है। कई फर्जी NGO बना करके इन लोगों को पैसा दिया जा रहा है, इन लोगों को बसाया जा रहा है, इनके वोटर ID कार्ड बनाए जा रहे हैं और लोकल लीडर्स इनकी मदद कर रहे हैं। कब्रिस्तान तक बनाए जा रहे हैं इनके 28-28 लाख के। तो अब बताओ राहुल गांधी अब कहाँ गए? वो सिर्फ राजनीति करते हैं। इसलिए 50% से भी ज़्यादा ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि बीजेपी को वोट पड़ेंगे। बहुत बड़ी बात होती है। खैर, अब देखते हैं आगे जो भी अपडेट्स आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।